राजीव, एक बार फिर से महाराष्ट्र का माहौल आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की बात की, अब महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। इन चुनावी जो दावे वादे हैं और नारे हैं, इनमें कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप माहौल क्या है के जरिए वहां की नब्ज टटोल रहे हैं। देखिए विपुलेश, महाराष्ट्र में इस वक्त की जो स्थिति है उसमें कोई नहीं बता सकता कि चुनाव का माहौल क्या है, कैसे है, क्योंकि वो कुछ मामला जो एक रेखा खींची होती है वो है ही नहीं। पिछली बार जो आदमी मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, यही नासिक में एक विधानसभा क्षेत्र है देवलाली, वहाँ से एनसीपी के नेता विधायक बने थे और सेकंड पोल जो किए थे वो शिवसेना के थे। तब दो बातें दो तरफ सीधे सीधे था, और अब इस बार वो एनसीपी शिवसेना दोनों टूट गई है, तो अब वो अजीत पवार के साथ चले गए। जो शिवसेना वाले हैं वो दूसरी तरफ से लड़ रहे हैं, और एक और है जो उस शिवसेना से लड़ रहे हैं, और उसमें क्या पता कर पाएगा कोई। दो दोस्त थे, एक ही पार्टी में थे, अब अलग अलग जगह से लड़ रहे हैं। देखिए मूल बात है, महाराष्ट्र में जो यहाँ की राजनीति है उसमें अगला सीएम कौन बनेगा, और महाराष्ट्र में तो ये प्रेसिडेंट पहले से भी सेट है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं। नारायण राणे मुख्यमंत्री थे, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, बाद में डिप्टी सीएम बन गए। तो एकनाथ शिंदे भी जैसी परिस्थितियां आएंगी, उसमें महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सत्ता लेनी है, सत्ता में पहुंचना है। महाराष्ट्र की राजनीति, वैसे तो पूरे देश में हर जगह राजनीति सत्ता केंद्रित है और राजनीतिक दलों का उद्देश्य ही सत्ता प्राप्त करना है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ भी कभी भी कैसे भी, और ये जो पूरा चुनाव हो रहा है ये दोनों तरफ के गठबंधन न विचारधारा के हैं, न सिद्धांत के हैं, न राजनीति के हैं, न नैतिकता के हैं। ये केवल और केवल सत्ता के लिए बने हुए हैं। आप समझिए जमीनी स्तर पर अजीत पवार का कार्यकर्ता ये समझ रहा है कि इस चुनाव के बाद अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है कि अगर महायुति को मेजॉरिटी मिली तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। एकनाथ शिंदे के जो करीबी लोग हैं, उनकी पार्टी से लड़ने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल में अच्छा काम किया है और सबको साथ लेके चले तो वो बनेंगे। शरद पवार की पार्टी के लोग ये जानते हैं कि साहब का इस उम्र में उन्होंने कह भी दिया कि आगे सक्रिय, तो साहब ने इस बार गोटी फिट की है। करीब करीब कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के बराबर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां करीब करीब मोटे तौर पर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। शरद पवार के लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो जरूर अंतिम वक्त में गुगली फेंकेंगे और जो अब तक एनसीपी का सीएम नहीं बना वो बनेगा। उद्धव ठाकरे के लोग मान ही के चल रहे हैं कि सरकार महाविकास आघाड़ी की आ रही है, उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। और कांग्रेस के नेता इस बात पे पूरी तरह कायम है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में कांग्रेस को महाराष्ट्र से मिली तो सबसे ज़्यादा विधायक उनके बनेंगे और उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये छह पार्टियों का मैं जमीनी आपको हालत बता दिया। सब ये मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा। तो अगली रात हम सीएम पद को लेकर ही देखेंगे महाराष्ट्र में। एसएन सिंह जी, आपके साथी ही विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। अजीत पवार ने साफ साफ कहा है कि हम साथ जरूर हैं लेकिन विचारधारा हमारी अलग है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं लगातार, वो महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे और ये बीजेपी के नेता सोच लें, समझ लें। और शिवसेना यूपीटी की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि अजीत पवार महाझूठी बीजेपी के साथ हैं, इस गठबंधन के साथ हैं। की बात का और जो करप्शन के कोतवाल और एंकरों को सत्ता आने पे जो है वो स्टूडियो से उठा लेने वाले समाजवादी पार्टी का और आनंद दुबे जी का सबका जवाब दे देता हूँ एक ही साथ। निश्चित तौर पे सभी पार्टियों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। पार्टियां अपने निजी उद्देश्य अपने संविधान के तहत कार्य करती हैं और जब मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उनका एक कॉमन एजेंडा होता है। उनके अपने विचार है, हमारे अपने विचार है, हमारे विचारों में अभी आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ कोई मत है कि नहीं, अच्छी बात है। वो जिम्मेदारी से अपनी बात कहते हैं, जनता के बीच में हम अपनी जिम्मेदारी से बात करते हैं। लेकिन अभी आनंद दुबे जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आदरणीय अशोक जी ने आरोप लगाया विकास पे चर्चा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो सुनाई नहीं देता है ना, वो तो सुनाई नहीं देगा कि जिन घरों में बिजली नहीं थी उन घरों को उजाला करने का, जहां पे गैस नहीं था वहां उज्ज्वला देने का, किसानों को सम्मान निधि देने का, गरीबों को दवा कराने का, आजादी के बाद जो कार्य पूरा हो जाने चाहिए वो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 13
कॉरिडोर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। जल से शुद्ध, नल से शुद्ध जल देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। आज दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कश्मीर, दिल्ली से झारखंड होते पश्चिम बंगाल तक की यात्रा आप कर सकते हैं। जो सुदूर सबसे लास्ट का गांव होता था, आज नॉर्थ ईस्ट के गांव को प्रथम गांव बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। बनिहाल तक ट्रेन चलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी। और ये तुलना करती है कि देखिए हिमाचल की हालत आपके समय में क्या हो गया, वहां सैलरी देने का पैसा नहीं। कर्नाटक में जो दलितों का फंड है, आप किसको ट्रांसफर तो फिर एसएन सिंह जी, लोकसभा में रिजल्ट आपके दावों के मुताबिक क्यों नहीं आया इतना काम करने के बाद भी? विवेक जी सोचिएगा इस पर जरूर सर, वक्त इतना ही है, सोचिएगा जरूर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। बात सच है कि चुनाव के वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम जो एजेंडा है पार्टियों का वही चल रहा है, नारे चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं और वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन असल में जनता की समस्याओं से इन नेताओं को कितना मतलब है, ये वोटर्स को सोचना होगा कि वो आपकी बात कितनी